कहानी की शुरुआत में ही हम विजय सालगावकर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि गोवा में एक केबल ऑपरेटर है और विजय की वाइफ का नाम है नंदिनी और उन लोगों की दो बेटी है अंजू और अनु। और अंजू विजय की एडॉप्टेड बेटी थी। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि विजय एक अनाथ है और वो चौथी क्लास तक ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से वो आज अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। विजय अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और अपने काम और परिवार के अलावा उसकी एक ही इंटरेस्ट थी और वो थी फिल्में देखना। और हम देखते हैं कि विजय और उसका परिवार अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। इसके बाद ये देखा जाता है कि एक दिन अंजू अपने स्कूल से नेचर कैंप के लिए गई थी और वहीं पर ही समीर देशमुख उर्फ सैम नाम का एक लड़का आया हुआ था और वो बहुत ही बड़े घराने से था और काफी बदतमीज किस्म का लड़का था जो कि कैंप में सारी लड़कियों की फोटोज और वीडियोस ले रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजू के कैंप से वापस आने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सैम अंजू से मिलने के लिए उसके घर आता है और सैम को यहाँ पर देखकर अंजू बहुत हैरान होती है और फिर सैम अंजू को उसकी एक प्राइवेट वीडियो दिखाता है जो कि सैम ने छुप कर लिए थे। और ये वीडियो देखकर अंजू बहुत डर जाती है और सैम से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन सैम अंजू की कोई भी बात नहीं सुनता और वो अंजू को ब्लैकमेल करता है कि अंजू को उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी और वो जो कहेगा उसे करना पड़ेगा, तभी वो ये वीडियो डिलीट करेगा और किसी को नहीं दिखाएगा। और सैम रात को अंजू को छुप कर मिलने के लिए भी बुलाता है और ये सारी बातें सुनकर अंजू बहुत घबरा जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर रात को विजय घर नहीं लौटता था और वो अपने ऑफिस में बैठकर फिल्में देखा करता था। इस दिन रात को भी विजय घर नहीं था और जब सैम अंजू से मिलने के लिए आता है तो हम देखते हैं कि अंजू ने नंदिनी को सब कुछ बता दिया था और नंदिनी और अंजू दोनों मिलकर सैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन सैम उन लोगों की बातें नहीं सुनता और उल्टा नंदिनी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजू एक रॉड लेकर सैम के हाथों में पकड़ा हुआ उस फोन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सीडेंटली वो रॉड सैम के सर पे लगता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर अंजू और नंदिनी दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद वो लोग विजय को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन नहीं लगता है और कोई और रास्ता ना देखकर अंजू और नंदिनी दोनों मिलकर सैम की बॉडी को एक बोरी में डालकर उसे अपने गार्डन के कॉम्पोस्ट पिट में दफना देता है और ऐसा करते हुए अन्नू उन लोगों को देख लेती है। और अगले दिन सुबह जब विजय घर लौटते हैं तो उन्हें अंजू और नंदिनी सब कुछ बता देते हैं और सारी बातें पता चलने के बाद विजय को सैम की कार की चाबी मिलती है और विजय सैम के फोन का सिम कार्ड लेकर और कार की चाबी लेकर घर से निकल जाते हैं क्योंकि इस कार को उन्हें डंप करना था। और फिर उनके घर से थोड़ी ही दूरी में विजय को सैम की कार मिलती है और विजय जब इस कार की डोर को ओपन कर रहे थे तभी वहां से थोड़ी दूरी में सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे विजय को देख लेते हैं और गायतोंडे और विजय की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दरअसल गायतोंडे एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर था और गायतोंडे जब भी कोई गलत काम करता था तो विजय ने उस पर उंगली उठाई थी और इसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और गायतोंडे विजय को नुकसान पहुंचाने के फिराक में था। लेकिन उस दिन विजय को एक कार चलाते हुए देखकर गायतोंडे को ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि विजय सैम के इस कार को लेकर शहर से बाहर चला आता है और विजय सैम की कार को अपने घर से कहीं दूर एक तालाब में जाकर फेंक देता है। और उस दिन बहुत रात को विजय घर लौटते हैं। फिर विजय और नंदिनी को अंजू से ये पता चलता है कि दरअसल सैम गोवा के आईजी मीरा देशमुख की बेटा है। जो बात सुनकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और अगले दिन सुबह विजय अपने पूरे परिवार को लेकर पणजी निकल जाता है और 2 दिनों तक वो लोग वहीं पर ही रहते हैं और वापस घर आ जाते हैं। इसके बाद हम मीरा देशमुख और उनके पति महेश देशमुख को देखते हैं जो कि अपने बेटे सैम के कुछ दिनों से लापता होने की वजह से परेशान होते हैं। पहले तो वो लोग इस बात को हल्के में लेते हैं क्योंकि सिर्फ सैम का फोन नहीं लग रहा था, लेकिन इसके बाद जब उन्हें सैम की कोई भी न्यूज नहीं मिलती है तो वो लोग सैम की छानबीन करना शुरू करते हैं और ऐसे ही देखते देखते 25 दिन बीत जाते हैं। और जब सैम को ढूंढने के लिए गोवा के हर पुलिस स्टेशन में उसकी फोटोज भेजे जाते हैं तब विजय के एरिया में भी सैम की पूछताछ शुरू होती है और इसी दौरान
सब इंस्पेक्टर गायतुंडे को सैम और उसके येलो कार के बारे में पता चलता है और सैम 2 अक्टूबर से गायब था। और तभी गायतुंडे को ये याद आता है कि उसने 3 अक्टूबर को ही विजय को एक येलो कार चलाते हुए देखा था। और इसके बाद सैम के इस केस के साथ विजय का कोई ताल्लुक है या नहीं, गायतुंडे इस बात को समझने की कोशिश करता है और इसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर को विजय और उस येलो कार के बारे में बताता है। पहले तो वो लोग विजय पर शक नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस जगह पर विजय को सभी बहुत मानते हैं और सबको पता था कि विजय एक अच्छा आदमी है। लेकिन गायतुंडे इतना यकीन के साथ कहता है। और इसके बाद सैम जब उस नेचर कैंप में गया था तो वहाँ के बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी नाम का लिस्ट निकाला जाता है जहाँ पर विजय की बेटी अंजू का भी नाम था। और इसी वजह से पुलिस विजय और उसके परिवार से पूछताछ करने का फैसला करती है। सबसे पहले वो लोग अंजू के स्कूल में जाकर उसे पूछताछ करते हैं और जब पुलिस आती है तो अंजू थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन विजय ने पहले से ही अपने पूरे परिवार को ट्रेनिंग देकर रखा था और विजय ने कहा है कि पुलिस के पास उन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और उनका डर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसीलिए अंजू हिम्मत जुटाकर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस का सामना करती है। और इसके बाद पुलिस अंजू से जो भी पूछताछ करती है अंजू सबका सही सही आंसर बताती है। और अंजू ये भी कहती है कि वो सैम को नेचर कैंप के थ्रू जानती है लेकिन उसे अच्छे से पहचानती नहीं है। और जब 2 और 3 अक्टूबर उसका परिवार क्या कर रहे थे ये पूछा जाता है तो अंजू पुलिस को बताती है कि वो लोग किसी सत्संग में गए हुए थे। और अंजू की सवाल जवाब से पुलिस सेटिस्फाइड थी और उन्हें लगता है कि इस परिवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग विजय के घर आते हैं उन लोगों से पूछताछ करने के लिए और पुलिस को देखकर विजय की वाइफ काफी डर जाती है। इसके बाद विजय ठंडे दिमाग से पुलिस के सारे सवालों का जवाब देते हैं और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स तो विजय की बातों से कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन गायतुंडे को ये शक था कि हो ना हो विजय का इसमें कोई हाथ जरूर है और इसीलिए ही आईजी मीरा देशमुख को विजय के परिवार के बारे में बताना पड़ता है। और आईजी मीरा देशमुख विजय और उसके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन इंटरोगेट करने के लिए लेकर आते हैं और फिर पूरे परिवार के लोगों को इंडिविजुअली सवाल जवाब किए जाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि सबके ही आंसर्स एक दूसरे से करीब करीब मिलते हैं और ये देखकर मीरा को बहुत ही हैरानी होती है कि सबके सब अपने बयान से मुकर क्यों नहीं रहे हैं। और फिर 2 और 3 अक्टूबर को वो लोग अपने घर में नहीं थे और पणजी घूमने के लिए गए थे। इस बात को साबित करने के लिए विजय उस दोनों दिनों के सारे बिल्स पुलिस को दिखाती है और इसके बाद ये देखा जाता है कि ये 2 दिनों में विजय जिन भी सारे लोगों के साथ मिला था उन सब को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है और सभी यही बात बताते हैं कि 2 और 3 अक्टूबर को वो लोग विजय को पणजी में मिले थे। जो बात सुनकर मीरा बहुत ही हैरान होती है कि सभी लोगों को विजय के बारे में कैसे याद है। और इसी दौरान उन लोगों के सामने एक बस कंडक्टर आते हैं जो कि ये बताते हैं कि 3 अक्टूबर को उनके बस से विजय और उनके परिवार ट्रैवल कर रहे थे। ये बात विजय से ही उन्हें थोड़ी दिन पहले पता चला था जब वो विजय से मिले थे और इसीलिए उन्हें ये बात याद है। और ये बातें सुनकर मीरा विजय के प्लानिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने लगती है और वो कहती है कि दरअसल विजय ने इन सारे लोगों के दिमाग में ये बात जानबूझकर फिट कर दिया है कि 2 और 3 अक्टूबर को वो लोग पणजी में थे और यही सारी बातें इन लोगों को याद रह गई थी और उन लोगों ने अनजाने में झूठी गवाही दे दी है। और सारी बातों को और सबूतों को सामने देखकर मीरा एक थियरी बनाती है। दरअसल विजय और उसका पूरा परिवार पणजी गए थे और उन लोगों ने जो कुछ भी कहा उन सब ने वही वही किया भी था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये 2 और 3 अक्टूबर को नहीं बल्कि उसके अगले 2 दिन की कहानी है। लेकिन वो लोग इन सारी बातों को 2 और 3 अक्टूबर की कहानी बता रहे हैं और अब इन लोगों को यही साबित करना है कि 2 और 3 अक्टूबर को वो लोग पणजी में नहीं बल्कि यहाँ पर थे और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और इसी दौरान ही उन लोगों को पणजी के एक एटीएम में सीसीटीवी कैमरा में विजय की फुटेज मिलती है जो कि 3 अक्टूबर की थी, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि विजय 3 अक्टूबर को पणजी में ही था। और मीरा ये समझ जाती है कि ये सब कुछ विजय ने जानबूझ के किया है जिससे कि सारे सबूत उसके फेवर में हो और विजय और उसके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
और मीरा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कोर्ट में उन्हें गुनहगार साबित करना इतना आसान नहीं है और उनके सामने बस एक ही रास्ता है, इन लोगों का कन्फेशन। और इसीलिए विजय के साथ उसके फैमिली को पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और उन पर टॉर्चर किया जाता है, जिससे कि वो लोग खुद ही सच बोल दे। लेकिन वो लोग डट कर मुकाबला करते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन अपने परिवार को ऐसे मार खाता हुआ देखकर अनु बहुत ही डर जाती है। और इसके बाद ही पुलिस स्टेशन में सैम का एक फ्रेंड एलेक्स आता है और उससे जब पूछताछ किया जाता है तो उसे सच बोलना ही पड़ता है। और जब सैम के अंजू का वही प्राइवेट वीडियो बनाने के बारे में महेश और मीरा को पता चलता है तो वो लोग दंग रह जाते हैं। और इसके बाद मीरा को पूरे तरीके से यकीन हो जाता है कि सैम के गायब होने के पीछे विजय और उसके परिवार का ही हाथ है। और इसीलिए वो वापस आकर उन सब से फिर से पूछती है और जब वो लोग फिर भी उसके सवालों का सही जवाब नहीं देती है तो मीरा गायतोंडे को फुल परमिशन देती है इस पूरे परिवार को मारकर सच्चाई बाहर निकालने का। और गायतोंडे विजय के साथ साथ अंजू और नंदिनी पर भी हाथ उठाता है, जो देखकर विजय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है। और इसके बाद देखा जाता है कि मीरा समझ जाती है कि अन्नू छोटी बच्ची है और वो अपने परिवार के सामने कोई भी सच नहीं बताएगी। इसीलिए वो जानबूझकर विजय, अंजू और नंदिनी को पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देते हैं और अन्नू को अपने साथ रख लेते हैं। और फिर गायतोंडे अन्नू को डराता है और उसे मारता भी है, जिसकी वजह से अन्नू को जो कुछ भी पता है वो बता देती है। और अन्नू ने उस दिन रात को नंदिनी और अंजू को सैम की बॉडी दफनाते हुए देखा था। और इसके बाद मीरा, महेश और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स विजय के गार्डन के उसी जगह को खोदने का काम शुरू करते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर एक बॉडी मिलती है, लेकिन वो बॉडी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की थी। और दूसरी तरफ जब विजय को ये पता चलता है कि गायतोंडे ने अन्नू पर हाथ उठाया है तो विजय वहाँ पर खड़े हुए मीडिया और बाकी सारे लोगों को गायतोंडे की नाइंसाफी के बारे में बताता है, जो बात सुनकर गायतोंडे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो विजय पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर मौजूद सारे लोग मिलकर गायतोंडे को बहुत मारते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि थोड़े दिन बीत चुके थे और गायतोंडे के गैर कानूनी काम की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ मीरा अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाती है और इसी की वजह से वो रिजाइन कर देती है। और विजय और उसके परिवार के ऊपर से सैम के ऐसे लापता होने के सारे चार्जेस हट जाते हैं और कोर्ट से ये ऑर्डर दिया जाता है कि अगर विजय और उसके परिवार से कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो उससे पहले कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन विजय को महेश और मीरा मिलने के लिए बुलाते हैं। और विजय जब उनसे मिलने के लिए जाता है तो महेश विजय से सबसे पहले सैम के करतूत के लिए माफ़ी मांगता है। और वो लोग विजय से रिक्वेस्ट करते हैं कि सैम के साथ आखिर क्या हुआ वो उन्हें बताए, क्योंकि उन्हें सच जानना है। और वो लोग ये देश छोड़कर भी जा रहे हैं। और महेश विजय से वादा करते हैं कि वो विजय और उसके फैमिली के ऊपर कोई भी खतरा आने नहीं देंगे। लेकिन विजय इनडायरेक्टली उन लोगों को सैम की मौत के बारे में बताता है, जो बात सुनकर महेश और मीरा दोनों ही बिल्कुल टूट जाते हैं। और विजय कहता है कि उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है और वह अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए जो कुछ भी हुआ इसके लिए विजय उन लोगों से माफ़ी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है एक रजिस्टर पर साइन करने के लिए। और तभी पुलिस इंस्पेक्टर विजय को ज़्यादा खुश होने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो जब तक इस पुलिस स्टेशन में है वो विजय के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। और एक बार उन्हें अगर सैम की डेड बॉडी मिल गई तो विजय को वो लोग नहीं छोड़ेंगे। और विजय बहुत ही शांत तरीके से उस पुलिस ऑफिसर को ये बताता है कि उसे पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा है और पुलिस उन लोगों के लिए जो भी करेंगे वो भला ही होगा। और इसके बाद विजय पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आ रहा था तब छोटे से फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि दरअसल विजय ने सैम की बॉडी को अपने गार्डन से निकाल के पुलिस स्टेशन में ही गाड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त इस नए पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और विजय को पता था कि उस वक्त यहाँ की फ्लोरिंग का काम होगा और फ्लोरिंग के काम से पहले ही
विजय ने सैम की डेड बॉडी यहाँ पर दफना दिया था, जिससे कि किसी को कुछ भी ना पता चले। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।